हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी में मोल अवधारणा कहते हैं। आइए मोल अवधारणा को समझते हैं। मोल अवधारणा के बारे में बताया गया है कि परमाणु और अणु के आकार बहुत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं या ये बहुत छोटे होते हैं। किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो इन बड़ी संख्याओं या इतनी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करने में या गणना करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या इन परेशानियों को दूर करने के लिए रसायनज्ञों को या वैज्ञानिकों को एक मात्रक की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे मोल अवधारणा का या मोल कॉन्सेप्ट का प्रादुर्भाव हुआ। आगे भी बताया गया है कि मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले पोस्टवाल्ड ने किया था और मोल की परिभाषा इस प्रकार से दी गई कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है या उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितने की शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। इसको फिर से एक बार सुनते हैं। बताया गया है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती है या उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ हैं जितने की शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। आगे भी बताया गया है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो, चाहे जो पदार्थ हो, उसके एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी। और इस संख्या के सही निर्धारण करने के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया है। 1.992648 ग्राम प्राप्त किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा 1.992648 ग्राम प्राप्त किया गया। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। अब इसी के हिसाब से इसका जब कैलकुलेशन कर दिया गया, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या 12/1.992648 जब इसको सॉल्व करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त हुआ है इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अभी आपको बताया गया कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992648 ग्राम प्राप्त किया गया। इस तरह से आप इसको एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं कि और यहाँ देखिए नीचे बताया भी गया है कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि 1.992648 ऐसे देखिए हम लिख के बता देते हैं इसको कि 1.992648 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 1। इसलिए 1 की कितनी हो जाएगी? 1 बटा हो जाएगा 1.992648 तो इस तरह से एक मोल के लिए एक मोल में आपको पता करना है तो एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो इसलिए 12 ग्राम में तो 12 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1 गुणे 12/1.992648 10⁻³
यहाँ प्राप्त हो गया है। तो 12/1.99264 × 10⁻23। जब इससे इसमें भाग दिया गया तो ये 10⁻23 जो है जब ऊपर गया तो 10⁻23 की बजाय हो गया घात जो है ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी, 10⁻23 हो गया। और इससे जब इसमें भाग दिया गया तो 6.022 प्राप्त हुआ। इस तरह से कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 प्राप्त हुई। इस संख्या को इटली के वैज्ञानिक आवागात्रो के सम्मान में इस संख्या को आवागात्रो संख्या कहा गया। आवागात्रो वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर इस संख्या को आवागात्रो संख्या नाम दे दिया गया। और इसको Na से प्रदर्शित किया जाता है। Na किसी बुक में जो है केवल कैपिटल N लिखा है से प्रदर्शित किया जाता है। और फिर मोल की परिभाषा को निम्न प्रकार से भी दिया जा सकता है। हो सकता है ये परिभाषा आपको कठिन लग रही हो, तो इस परिभाषा को आसान इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। परिभाषा बहुत आसान है ये वाली। हो सकता है इसमें कुछ जटिलता आपको लग रही हो, लेकिन ये वाली बहुत आसान है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। तो ये हो गया मोल की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे संक्षेप में इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। बताया गया है कि परमाणु, अणु, इन सबका आकार जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है और किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा लेने पर भी इनके अंदर जो अणु या परमाणु होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिनका कैलकुलेशन करने में या जिनकी गणना करने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों को एक मात्रक की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस मात्रक की आवश्यकता महसूस हुई जिससे इस मोल अवधारणा का जन्म हुआ। तो इस मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ओस्टवाल्ड ने किया था और परिभाषा दी गई थी कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितने की शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आगे फिर बताया गया है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, चाहे जो पदार्थ हो। यानी कि बताया गया है कि चाहे जो पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ लीजिए, उसके 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा समान होगी। और इस संख्या के सही निर्धारण करने के लिए कार्बन 12 मतलब 1 मोल में कणों की संख्या का सही ढंग से निर्धारण करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को यहाँ मानक बनाया गया है। बताया गया है कि कार्बन 12 समस्थानिक के 1 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया है कि इसका द्रव्यमान या इसके 1 परमाणु का द्रव्यमान 1.99264 × 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। और इसके यानी कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम, कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है वो 12 ग्राम होता है। अब कार्बन के 1 मोल में अगर परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है तो वही अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ऐकिक नियम के हिसाब से समझाया था कि 1.99264 × 10⁻23 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है 1, इसलिए 1 में तो 1 बटा हो जाएगा 1.99264 × 10⁻23 और इसलिए 1 मोल का द्रव्यमान जितना होता है यानी 12 ग्राम होता है। तो 12 × 1 बटा 1.99264 × 10⁻23 इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6.022 ×
23 परमाणु प्राप्त होता है। इस तरह से कार्बन के 1 मोल में या कार्बन 12 समस्थानिक के 1 मोल में 6.022 × 1023 परमाणु होते हैं। इस संख्या को आवागाद्रो जो कि साइंटिस्ट थे, इन्हीं के सम्मान में इस संख्या को आवागाद्रो संख्या कहा गया और इसको संक्षेप में यानी से प्रदर्शित किया जाता है। और मोल की जो ये परिभाषा दी गई थी, पहली वाली जो परिभाषा दी गई थी, कुछ जटिल परिभाषा है। इसको आसान बना करके इस प्रकार से भी बताया जा सकता है कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होती है, या किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 1023 कण उपस्थित होते हैं। और एक जो लिखी गई परिभाषा इसको ऐसे ही बोला जा सकता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 1023 कण उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। तो ये है मोल की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं कि मोल द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? मोलर द्रव्यमान के बारे में बताया गया है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं। फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए कि किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में जितना द्रव्यमान होता है वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे जल के 1 मोल का द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। ऐसे कोई और उदाहरण अगर लेना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड का अगर लेना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम। कैसे पता चला? इसका जो इसके परमाणु भारों को जोड़ लीजिए, 23 और प्लस 35.5 जोड़ देंगे तो 10.5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5, यानी 58.5 ग्राम होता है। इस तरह से यानी जल का मोलर द्रव्यमान मतलब जल के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम होता है और यही इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ऐसे NaCl का मोलर द्रव्यमान यानी जल के सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है मोलर द्रव्यमान की। मोलों की संख्या, एक फार्मूला है कि मोलों की संख्या m बराबर W/m, यानी मात्रा द्रव्यमान बटा अणुभार। तो जैसे अगर जल के 1 मोल का द्रव्यमान पता करना है तो 1 मोल, मोलों की संख्या हो गई 1, मात्रा आपको पता करना है, अणुभार होता है 18, फिर 6 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा W बराबर 18 ग्राम। इस तरह से जल का मोलर द्रव्यमान कितना
कितना, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 2 मोल का कितना होता है, 3 मोल का कितना होता है, हजारों मोल का कितना होता है। तो यहाँ मोलों की संख्या के स्थान पे आप जितने में पूछा जाए जितने मोल में वो यहाँ लिख दीजिए, मात्रा पूछी जाए तो W रहने दीजिए उसे, और जिसके लिए पूछा जाए उसका अनुभाग यूज कर दीजिए। इस तरह से आप किसी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को बता सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान बता सकते हैं। ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान की परिभाषा। तो आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ का जो सूत्र होता है, ये जो मोलर द्रव्यमान होता है, किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उस मतलब जो सूत्र होता है, किसी यौगिक का जो सूत्र होता है उस सूत्र के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे जल का अणुभार 18 होता है, तो इसका आणविक द्रव्यमान 18 होता है। इस तरह से जल का मोलर द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 18 ग्राम हो जाएगा। ऐसा आगे बढ़ते हैं। मोलर आयतन किसे कहते हैं? मोलर आयतन किसी पदार्थ के मोलर आयतन क्या है? किसी पदार्थ का 1 मोल जितना आयतन ग्रहण करता है वही उसका मोलर आयतन कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो मोलर आयतन, कोई भी पदार्थ हो मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम इसके लिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, WLU या भी फिर लिख देते हैं मोलर, VOLU या भी वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर आयतन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का 1 मोल जितना आयतन ग्रहण करता है वही उसका मोलर आयतन कहलाता है। इस डेफिनेशन को यहाँ लिख देते हैं। किसी पदार्थ का 1 मोल जितना आयतन ग्रहण करता है वह उसका मोलर आयतन कहलाता है। वह उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। वह उसका मोलर आयतन कहलाता है। मोलर आयतन को Vm से प्रदर्शित किया जाता है। Vm मोलर आयतन को Vm से प्रदर्शित करते हैं। आगे फिर बताया गया तो डेफिनेशन अब तो आपको याद ही हो गई होगी कि किसी पदार्थ का 1 मोल जितना आयतन ग्रहण करता है वही उसका मोलर, जितना आयतन ग्रहण करता है वही उसका मोलर आयतन कहलाता है। गैसीय पदार्थों के बारे में बताया गया है। गैसीय पदार्थों STP पर, STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पर गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन, STP पर गैसीय पदार्थों का या गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन, मोलर आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। STP पर गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। तो ये हो गया मोलर आयतन।
कुछ आंकिक प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।